अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर ख़त्ताब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करना और ये बावर कराना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत और जुल्म जबर के खिलाफ हैं। ख्याल रहे कि मकबूजा कश्मीर के अवाम कई लाख भारतीय फौजियों से लड़ रहे हैं ताकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने हक़ खुद इरादियत को हासिल कर सके। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है इश्तियाक गोंदल साहब ने, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया उमर। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, आज दुनिया भर में पाकिस्तान समेत यकजहती कश्मीर का दिन जो है वो मनाया गया है। आप क्या समझते हैं, इस तरह यकजहती का इज़हार करके हमने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो बखूबी अदा कर दी है? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए आज जिस तरह से यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, और आज हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब हुई, मुनक्कद की गई, और फिर हमने देखा कि जलसे, जुलूस और रैलियां हमें नजर आईं। और इसकी खास बात यह है कि जैसा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ख़ुसूसी पैगाम दिए, जब पाकिस्तान की सिविल क़यादत से इस तरह के बयानात आए, और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से जो अस्करी क़यादत है, जिस तरीके से DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में कहा कि मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के 1948 के एजेंडे पर हल का मुंतज़िर है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म और एक मजबूत आवाज़ पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी कौमी पॉलिसी होनी चाहिए, और ये सिर्फ एक दिन का अमल नहीं होना चाहिए। जैसे ये जोशो जज्बा आज हमें नज़र आ रहा है, ये जोशो जज्बा, ये मुसलसल कोशिशें, ये मुसलसल काविशें पूरा साल रहनी चाहिए, ताकि कश्मीर के अंदर रहने वाले मजलूम कश्मीरियों को एहसास रहे कि वो आज़ादी की जंग अगर लड़ रहे हैं तो उनके शाना बिशाना पाकिस्तान की कौम और खुसूसन दुनिया के दीगर ममालिक से जो लोग हैं, जिनको पता है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म पर बरीयत है, वो उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि 1948 से ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये भी साल अब गुजर गया, मतलब यौम यकजहती आज मनाया गया है, तो हर साल इसी तरह मनाया जाता है, इस तरह तकारीब भी होती हैं, जुलूस भी होते हैं, एहतजाज भी होता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। उनके मसाइल उधर के उधर हैं, वो उसी तरह जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? उसकी वजह यह है कि देखिए, मकबूजा कश्मीर के हवाले से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमें दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, जो बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं, उनकी तरफ से एक मुजरमाना खामोशी नजर आती है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अहम है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कहा था कि अफगानिस्तान के मसले का सिर्फ फौजी हल है, लेकिन आज वही बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान से मुज़ाकरात कर रही है, क्योंकि ये समझ आ गया है कि किसी कौम को फौजी ताकत के जोर पर नहीं दबाया जा सकता। ठीक है। और अफगानिस्तान से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो बुनियादी असूल, जो बंदे का बुनियादी हक है, उसकी कई गुना ज्यादा पामाली तो मकबूजा कश्मीर में हो रही है। आप बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को देख लें कि उन्होंने बेपनाह शहादतें दी हैं। खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, और 2010 से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वहां पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सरजमीन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो अब देखें कि ये बात होता है कि ताकत के जोर पर आप किसी को दबा नहीं सकते। अब एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए कि जिस तरीके से भारत के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के खिलाफ नफरत बढ़ चुकी है, अगर कल को यही मजलूम कश्मीरी ये तहिया करने कि हमने तो अपनी जान देनी है, तो क्यों ना किसी की जान ले ली जाए, और खुदा न खासा यही लोग जो है कि भारत के अंदर जाके खुद को हमले करना शुरू कर दें, तो फिर भारत कहाँ पे स्टैंड करेगा? तो मेरा ख्याल है कि भारत को होश के नाखन लेना चाहिए, वरना भारत इतना गैर महफूज, इतना गैर मुस्तहकम हो जाएगा कि वो अपने घर को भी बचा कर नहीं रख सकेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में, इस मसले को जिस तरह उठाना चाहिए उस तरह नहीं उठाया गया? क्या समझते हैं आप? ये देखें, इससे पहले कश्मीर कमेटी के जिस तरह चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब रहे, आपको पता है कि पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की। अब मुझे एक थोड़ी सी तब्दीली जो नजर आ रही है पॉलिसी के अंदर, वो ये है कि पहले तो ये होता था कि जब 5 फरवरी आता था, यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान की अवाम भी मनाती थी, और हमारे सियासतदानों की तरफ से जो हुकूमत होती थी उनकी तरफ से बयानात भी आ जाते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हुकूमत की तब्दीली आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफा हुकूमत में आई है, तो आपने देखा कि इमरान खान साहब जो थे
انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ کے اندر بھی مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا، پھر کرتارپور راہداری کے اندر بھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی، اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی کے اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے، اگر پہلے کسی جگہ کے اوپر ہمارا فوکس یا منظم اور مضبوط آواز کشمیر کے حق میں نہیں اٹھا سکے، وہ یقیناً ہماری ناکامی ہے، ہماری خامی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو حکومت آئی ہے تو انشاءاللہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی کاوشیں ماضی کے برعکس زیادہ بہتر انداز میں سامنے نظر آئیں گی۔ اچھا، آخر میں گوندل صاحب میں یہ کہوں گا کہ جو کشمیری ہیں، جو کشمیری عوام ہیں، ان کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے جس طرح سے صورتحال بدلی ہے، وہاں پہ پہلے یہ تھا کہ بزرگ لوگ جو تھے وہ انہوں نے آزادی کا پرچم تھاما ہوا تھا اور آزادی کی جدوجہد میں نظر آتے تھے، لیکن برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے مظلوم کشمیری جو ہیں، ان کی جو خواتین ہیں، جو وہاں پہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، انہوں نے جس طرح آزادی کا پرچم تھام لیا ہے، تو یقیناً یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یقیناً اس چیز کا احساس بھی ہوگا، ان کو پتہ بھی ہوگا، اور ہم یہ یقین بھی دلانا چاہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ بھارتی ظلم و بربریت کا وہ نشانہ بنتے ہیں، وہ جو درد لیتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، تو اس کا بہت حصہ ہم وہاں پہ نہیں ہوتے، لیکن ان کے درد کو ہم مکمل طور کے اوپر فراموش نہیں کرتے، ہم ان کے درد کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی، جو ظلم و بربریت ہوتی ہے، ہم اس دکھ اور درد کو بڑے اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں، اور پاکستانی نوجوان، پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی حکومت انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی، اور انشاءاللہ آزادی کا وقت اب دور نہیں ہے جب مقبوضہ کشمیر انشاءاللہ بھارتی تسلط سے آزاد ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ اشتیاق گوندل صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ دن دور نہیں ہیں اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور اسی طرح یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں تقاریب منعقد کی جا رہی تھیں، اور جبکہ جلسے جلوس اور ریلیاں بھی نکالی گئیں، ساتھ اسلام آباد کے ڈی چوک پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی، اور ملک بھر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے کشمیری عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اس دن کے حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خصوصی پیغامات دیے، جن میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کشمیری عوام کو ایک مرتبہ پھر یقین دلایا کہ پاکستان کا مسئلہ کشمیر پر اصولی موقف ہمیشہ برقرار رہے گا۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ پوری پاکستانی قوم حق خود ارادیت کے اصول کی جدوجہد میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ کشمیری عوام اپنی جدوجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے مطالبہ کیا کہ بھارت معصوم کشمیریوں کے خلاف اپنی دہشت گردی کی وضاحت کرنے کی کوشش کے بجائے کشمیری عوام کو حقوق فراہم کرے۔ صدر عارف الوی نے اپنے خطاب میں بھارتی حکومت سے چند مطالبات کیے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کیا جائے، آزادی اظہار رائے کا حق دیا جائے، شہریوں کے خلاف آتشی اسلحے کے استعمال پر پابندی لگائی جائے، بیلٹس گنز کے استعمال پر پابندی لگائی جائے، دشمنی کے کالا قانون کا خاتمہ کیا جائے، مقبوضہ کشمیر کے رہنماؤں کو آزادانہ طور پر کہیں بھی جانے اور بین الاقوامی سطح پر اپنا مسئلہ بیان کرنے کی اجازت دی جائے، بین الاقوامی مبصرین کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دی جائے تاکہ وہ خود صورتحال کا جائزہ لے سکیں، پیغام پہنچانے والے برقی آلات پر پابندی کا خاتمہ بھی کیا جائے۔ صدر مملکت نے بھارتی حکومت سے کشمیر میں مواصلات نظام پر پابندی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ بین الاقوامی میڈیا اور سوشل میڈیا سے معلوم ہو سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو دنیا آپ کی بات جان لے گی، لیکن اگر آپ غلط ہیں تو بھی دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کے حقائق جاننے والے کمیشن کو مقبوضہ کشمیر روانہ کرنے اور پاکستان اور بھارت سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اپنے خطاب میں صدر کا مزید کہنا تھا کہ میں کشمیری عوام کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ تقویت مل رہی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود تنازع کشمیر حل نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لندن میں یوم کشمیر کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکت کے لیے لندن میں ہیں۔ انہوں نے بذریعہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج 5 فروری ہے اور پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔
उनका कहना था कि मुझे बेहद खुशी होती है अगर हुर्रियत क़यादत आज़ाद होती, उनके पासपोर्ट जब्त ना किए गए होते, उन्हें इज़हार ख्याल करने का हक दिया गया होता, और अगर आज वहाँ संगीन के नीचे आज़ादी के नारे ना लग रहे होते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ लड़ने वाले अफराद के साथ खड़ी है और कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। उन्होंने कहा कि जैसे उनका ये आज़्म, हिम्मत और हौसला उनकी नई नस्ल में मुंतकिल हो चुका है, इससे बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि ये तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, हर इदारा, हर दानिश्वर और हर आदमी जो लिख सकता है, जिसके हाथ में कलम है, वो कश्मीरियों के साथ है। हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। हम उन बहनों को, उन बच्चों को, उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं जो अपने हक के खुद इरादियत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उधर पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के 1948 के एजेंडे पर हल का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि दहाइयों से काबिज भारतीय फौज जद्दोजहद आज़ादी को कुचलने में नाकाम रही है और इंशाअल्लाह पुरअज़्म कश्मीरी अपना हक लेने में कामयाब होंगे। मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशें नाकाम बनाने के लिए कोशा हैं, आर्मी चीफ ने बयान दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में, और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई अमन बिलखसूस अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों का भी जायजा लिया गया और मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम भी ज़ेरे बहस लाए गए। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशें नाकाम बनाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। सरहदों की हिफाजत के लिए रद्दुल फसाद के तहत ऑपरेशन जारी है और अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ समेत मरबूत कौमी रद्द अमल पर भरपूर तवज्जो है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। बात करेंगे सऊदी अरब और अमारात की जानिब से अमरीकी हथियार अल-कायदा के गिरोहों को देने का इंकशाफ सामने आया है और इस हवाले से आपको बताएं कि एक तहकीक में ये इंकशाफ हुआ है कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब अमरीकी साख्ता हथियारों की मुबैना तौर पर यमन में अस्करियत पसंदों को फराहम कर रहे हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की तहकीकात का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी अरब और UAE मुबैना तौर पर अमरीकी साख्ता हथियारों को अल-कायदा से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप्स और सलाफी मलेशिया को मुंतकिल कर रहा है, जिसके कमांडर एक मरतबा यमन में दाइश की ब्रांच के लिए काम कर चुके हैं। तहकीकात में ये बताया गया है कि ये हथियार यमन में हौसी बागियों के हाथों में भी जाने का रास्ता बन रहे हैं। ये बात वाज़िह है कि हौसी बागी मुल्क के कंट्रोल के लिए इत्तेहादी फ़ौज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अबू अल अब्बास ब्रिगेड ने अमेरिका की तैयार करदा ओश-कोश बख्तरबंद गाड़ियां हासिल की थी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात फौजी इत्तेहाद के तौर पर 2015 में यमन जंग में दाखिल हुए थे, जिसका मकसद सद अब्दुर्बा मंसूर हादी की बैनुल-अक़वामी तस्लीमशुदा हुकूमत की बहाली की कोशिश करना था। अब्दुर्बा मंसूर हादी के हिमायतियों और हौसियों के वफादारों के दरमियान खाना जंगी के बाद दोनों खलीजी रास्तों की जानिब से अब्दुर्बा मंसूर की हुकूमत की बहाली चाहिए थी। ताहम ये तहकीकात कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। CNN के मुताबिक मकामी कमांडर्स और तज्जियाकारों का कहना था कि तादी और अमरीकी साख्ता इन हथियारों को मलेशिया या कबैलियों की वफादारी को खरीदने के लिए बतौर करेंसी इस्तेमाल करने, मुंतखब करदा मुसल्लह किरदारों को तक़वियत देने और पेचीदा सियासी मंजरनामे पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंटागन के मुताबिक खलीजी बादशाहत वाशिंगटन के साथ अपने हथियारों के मुआहदे की शराइत को तोड़ रही है। अमरीकी महकमा दिफा के एक ओहदेदार ने CNN को बताया कि इस मामले पर एक तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब ताज शहर की सूरत हाल का हवाले देते हुए अमरीकी नशरियाती इदारे का कहना था कि अलकायदा ने प्रो सऊदी मलेशियाज के साथ फ़ायदा उठाने के लिए एक जाली इत्तेहाद बनाया था। तहकीकात में बताया गया कि अबू अल अब्बास ब्रिगेड ने अमरीका की तैयार करदा ओश-कोश बख्तरबंद गाड़ियाँ हासिल की थीं, जिसका 2015 में शहर में ताकत के तौर पर मुजाहरा किया गया था। वाज़िह है कि अमरीका की जानिब से 2017 में मलेशिया
के बानी अबुल अब्बास पर मुबैना तौर पर अल-कायदा और दाइश के यमनी गिरोह की माली मदद करने पर पाबंदी लगाई गई थी। ताहम दिसंबर में अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में अबुल अब्बास का कहना था कि तादी अब भी मेरी मदद कर रहे हैं। अगर मैं वाकई में दहशतगर्द होता तो वह सवालात करने के लिए यहाँ से उठा लेते। CNN के मुताबिक ये ग्रुप अब भी सऊदी इत्तेहादी हिमायत से लुत्फानंदोज हो रहा है और उसे यमनी फौज की 35वीं ब्रिगेड की हिमायत में शामिल किया गया था। उधर पेंटागन के तर्जुमान जोहनी माइकल ने बताया कि अमेरिका ने रियासत सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात को किसी भी सामान की यमन में मौजूद अनासर को दोबारा मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी है। सितंबर 2017 में हौसियों के एक टीवी चैनल ने सीनियर हौसी लीडर मोहम्मद अली हौसी की तस्वीर नशर की थी, जिसमें उन्हें दारुल हुकूमत सना में अमेरिकी साख्ता माइन रेजिस्टेंट ऑप्शन प्रोटेक्टेड व्हीकल के जो पहिए के पीछे बैठा हुआ दिखाया गया था। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।